हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th की जो इंग्लिश बुक है मोमेंट्स, उसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। हाँ, जैसा नाम है वैसा ही इसमें काम है ईश्वरन का। जिस तरह से वो अपनी बात को, अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। ठीक है, चैप्टर तो वैसे बहुत फ़नी है और सबसे ज़रूरी बात कि भूत वाला जो टच है वो थोड़ा बहुत है, लेकिन है मज़ेदार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो ये स्टोरी महेंद्र नाम के एक यंग मैन द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। वो एक यानी कि महेंद्र जो है वो एक बेसिकली एक फर्म में काम करता था जो वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एट्सेट्रा के लिए किराए पर सुपरवाइज़र्स अवेलेबल कराती थी। उसका वो जूनियर सुपरवाइज़र था। महेंद्र का काम था वर्क साइट पर हो रहे काम पर नज़र रखना। उसे अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार कभी कभार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। कोल माइनिंग एरिया यानी कि कोयले की खान से लेकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन तक। और कुछ महीनों के बाद कुछ यहाँ, कुछ बार वहाँ, कई बार उसे यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था। और फाइनली कुछ महीनों बाद जहाँ एक केमिकल प्लांट बनने वाला था, वो बैचलर यानी कि कुंवारा था। उसकी ज़रूरत साधारण थी और वो हर तरह के ऑड कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता था। चाहे वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर किसी पत्थर की खदान के बीच उसका तरपाल यानी कि कैनवास टेंट लगा हो। पर एक एसेट, एक संपत्ति जो उसके पास थी वो उसका कुक यानी कि उसका रसोइया था, जिसका नाम था ईश्वरन, द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, है ना। तो जो कुक था उसको महेंद्र से बड़ा लगाव था और वो बिना शिकायत किए महेंद्र को जहाँ भेजा जाता था वहाँ उसके साथ साथ चला जाता था। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात को उसके साथ गपशप करता। वो वेराइड सब्जेक्ट यानी कि अलग अलग विषयों पर कभी न खत्म होने वाली, जिसे कहते हैं ना एंडलेस स्टोरीज, कहानियाँ वो बुन सकता था। ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी, एक अद्भुत क्षमता ये भी थी कि वो बिना दुकानें वाले, जहाँ आसपास कहीं पर भी दुकानें नहीं होती, ऐसे निर्जन स्थान पर भी सब्जियाँ और खाना बनाने की दूसरी चीज़ें प्रस्तुत कर देता। न्यू वर्क प्लेस यानी कि नए निर्माण स्थल पर जिंक शीट शेल्टर में पहुंचने के 1 घंटे बाद ही वो मिरेक्युलसली यानी कि चमत्कारिक ढंग से ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट पकवान बना देता था। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने साथ थोड़ा खाना लेकर काम पर चला जाता। इस दौरान ईश्वरन उस टाइम पे घर पे क्या करता था, तो इस दौरान ईश्वरन घर की सफाई करता, कपड़े धोता और फिर सिर पर बाल्टी भर भर के पानी डालता हुआ आराम से नहाता और साथ ही कोई प्रेयर यानी कि कोई प्रार्थना बुदबुदाता। तब तक दोपहर के भोजन यानी कि लंच का वक्त हो जाता। भोजन करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता और फिर सो जाता। अक्सर वो किताब 100 ऑफ पेजेस यानी कि सैकड़ों पन्नों वाली कोई पॉपुलर और रोमांच से भरपूर कोई तमिल नॉवेल होती। नॉवेल का इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन यानी कि जिसे कहते हैं ना कल्पनात्मक वर्णन और नरेटिव फ्लॉरिशेस, बड़ा चढ़ा कर दिया गया एक डिस्क्रिप्शन उसे बांधे रखता था। उसके खुद के डिस्क्रिप्शन भी उन तमिल ऑथर्स से काफ़ी प्रभावित होते जिनकी किताबें वो पढ़ता था। जब कभी वो कोई छोटी सी
बात भी बता रहा होता तो उसमें रोमांच और आश्चर्यजनक एंड, जैसे सरप्राइज एंड डालने की कोशिश करता। फॉर एग्जाम्पल, कहने की वजह कि उसने रास्ते में एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। सपोज ये बात है जो उसे बतानी है, तो वो कैसे बताएगा? वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा हिसाब से उठाता और अपने हाथ उठाकर, जैसे ड्रामेटिक जेस्चर कहते हैं ना, नौटंकी अंदाज में कहता, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मेरी नज़र सड़क पर फैली हुई एक चीज़ पर पड़ी जो एक विशाल बशेबिस्ट, एक गुच्छेदार जानवर की तरह लग रही थी। मेरी आधी इच्छा हुई कि मैं घूमकर वापस चला जाऊं, पर मैं जैसे ही थोड़ा करीब आया, मैंने देखा कि वो एक उखड़ा हुआ पेड़ था और उसकी सूखी टहनियाँ फैली हुई थी। महेंद्र अपनी कैनवास चेयर कुर्सी पर अंगड़ाई लेता हुआ पीछे पसर जाता था और अनक्रिटिकली, यानी कि बिना आलोचना किए, ईश्वरन की किस्से सुनता था। जिस जगह से मैं आया हूँ वो टिम्बर, अभी भी ईश्वरन ही बता रहा है, अब दूसरी स्टोरी। जिस जगह से मैं आया हूँ सर, वो टिम्बर यानी कि इमारती लड़की के लिए बहुत, लकड़ी के लिए सॉरी, बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वरन अब शुरू हो जाता है। वहाँ चारों तरफ लकड़ी से भरपूर जंगल है। लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रक पर चढ़ाए जाते हैं। वो तगड़े और बहुत ही हेल्दी जानवर हैं। जब कभी भी वो हिंसक हो जाते हैं, जो वाइल्ड बन जाते हैं, बहुत हिंसक, तब सबसे अनुभवी महावत यानी कि जो हाथी को कंट्रोल करता है, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस भूमिका के बाद ईश्वरन हाथी से रिलेटेड एक विस्तृत किस्सा सुनाना शुरू कर देता है। एक दिन एक हाथी लकड़ी के हाथे से भाग निकला और अपनी मर्जी से झाड़ियाँ कुचलता हुआ, जंगली बैलों को खींचता हुआ इधर उधर घूमने लगा। आप तो जानते हैं साहब, एक हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन अपनी ही कहानी के रोमांच में इतना खो जाता है कि वो फर्श पर से उठ जाता है और पागल हाथी की एक्टिंग यानी कि नकल करता हुआ उछलता है। वो हाथी फेंस यानी कि बाड़े को माचिस की तिलियों की तरह तोड़ते हुए हमारे शहर की आउटस्कर्ट यानी कि बॉर्डर पर पहुंच गया। वो आगे बोला, वो मेन रोड यानी कि मुख्य सड़क पर आ गया और उसने फ्रूट, मड पोट्स और क्लोथ्स की छोटी दुकानें कुचल दी। लोग घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगे। हाथी अब ईंट की दीवार को तोड़ते हुए एक स्कूल में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। सारे लड़के अपनी क्लास में भाग गए और उसने दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूमता रहा और उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट भी उखाड़ दिया, वॉलीबॉल की जाली फाड़ दी, पानी वाला ड्रम गिराकर पिचक दिया और सारे पौधे उखाड़ दिए। इस बीच स्कूल के सारे टीचर्स स्कूल के बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और वहाँ से बिल्कुल असहाय होकर हाथी के उस उत्पात को देख रहे थे। स्ट्रीट्स ऐसे खाली थी मानो सारे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस वक्त जूनियर क्लास का एक स्टूडेंट हुआ करता था और छत से ये सारा नाटक देख रहा था। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या सूझा। मैंने एक टीचर से एक छड़ी, एक स्टिक छीन ली और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे खुले में आ गया। हाथी चिंघाड़ा
और धमकी भरे अंदाज में अपनी सूंड में पकड़ी हुई पेड़ की एक डाल उसने उछाल दी। उसने अपने पैर पटके जिससे धूल और मिट्टी उड़ने लगी। वो बहुत डरावना लग रहा था, पर मैं स्टिक पकड़े हुए धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। आसपास के घरों की छतों से लोग हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित हुए इस सीन को, इस दृश्य को देख रहे थे। हाथी ने गुस्से से लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने अपनी सूंड उड़ाई और जोर से चिंगाड़ा। इस समय मैं आगे बढ़ा और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से मैंने अपनी स्टिक दे मारी। एक पल के लिए तो लगा कि वो जानवर स्तब्ध हो गया, फिर उसके बाद वो सिर से पैर तक कांप उठा और फिर गिर गया। इस मोड़ पर पहुंचकर ईश्वरन अपनी कहानी अधूरी छोड़ देता है और बुदबुदाते हुए उठता है। मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके आता हूँ सर। महेंद्र जो पूरी तन्मयता से उसकी कहानी सुन रहा था, वो अधर में ही लटक रहता है, वो लटक जाता है। ईश्वरन जब वापस आता है तो कहानी के तार तुरंत नहीं जोड़ता। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता है कि कहानी का एंड अभी बाकी है भाई, पूरा तो कर। अच्छा, जानवर को होश में लाने के लिए जानवरों के एक डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वर बेपरवाही से अपने कंधे उचकता हुआ कहता है, 2 दिन बाद सर, 2 दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया। अच्छा, तुम ये कैसे कर सके ईश्वरन? तुमने जानवर पर काबू कैसे किया? मैं सोचता हूँ साहब, ये एक जापानी आर्ट के कारण हुआ है। इसे कराटे या जो जित्सो कहते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। हकीकत में ये पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यानी कि थोड़ी देर के लिए आपके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब ईश्वरन साहस, भय और कौतूहल से भरी कोई कहानी नहीं सुनाता। कहानी सच्ची थी या नहीं, इसकी परवाह किए बिना महेंद्र बड़े चाव से उसको सुनता था, क्योंकि वो बड़े ही वास्तविक अंदाज में सुनाई जाती थी। उसका कहने का ढंग, उसका बताने का जो ढंग था ईश्वरन का, वो कमाल का था। ईश्वरन महेंद्र के घर में टीवी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देता था। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तब ईश्वरन ने पूछा, क्या आज मैं रात को खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं साहब? आखिर आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए कई प्रकार के पकवान बनाते हैं साहब। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट, सबसे डिलीशियस खाने का आनंद लिया और ईश्वरन को उसके culinary स्किल, यानी कि खाना बनाने की जो उसकी आर्ट है, उसकी स्किल है, उसके लिए शाबाशी दी। ईश्वरन बहुत खुश लग रहा था, पर जैसा कि महेंद्र ने सोचा भी नहीं था, वो भूत प्रेतों के बारे में एक बहुत ही अविश्वसनीय किस्सा सुनाने लगा। आप जानते हैं सर, फैक्ट्री की ये सारी ज़मीन जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले कब्रिस्तान था। उसने बोलना शुरू किया। महेंद्र तृप्त कर देने वाले भोजन के बाद जिन आनंददायक सपनों में खो गया था, उससे झटके से बाहर आ गया। मैं तो पहले ही दिन जान गया था जब मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल, एक मानव खोपड़ी देखी। अब भी मुझे कई सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ अचानक ही मिल जाती है। ईश्वरन बोलता गया। उसने आगे बताया कि कैसे उसने कभी कभी रात को भूत देखे थे। मैं उन विचारों से जल्दी नहीं डरता साहब, मैं बहुत ही बहादुर आदमी हूँ, पर एक औरत का डरावना भूत जो पूनम की रात कभी कभी निकलता है, वो उलझे हुए बालों
और कुमलाए चेहरे वाली एक बदसूरत औरत है। हाथ में फोटस, यानी कि 9 महीने पहले अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर वो अननॉरिश्ड है तो वो मर जाता है। वो एक भ्रूण को पकड़े हुए बिल्कुल किसी कंकाल की तरह। महेंद्र इस वर्णन पर कांप गया और तीखे स्वर में गुस्से से ईश्वरन को टोकते हुए बोला, तुम पागल हो ईश्वरन, भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब तुम्हारी कल्पना की मनगढ़ंत बातें हैं। बंद करो ये। अपनी पाचन क्रिया का इलाज करवाओ जाओ, और अपने दिमाग का भी। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। वो कमरे से निकल कर चला गया, इस आशा के साथ कि अब ईश्वरन 2 दिनों तक नाराज रहेगा। पर अगले दिन वो कुक को फिर से खुश और टॉकेटिव यानी कि बातूनी देखकर सरप्राइज हो गया। उस दिन से अपनी सारी बहादुरी भरी बातों के बावजूद महेंद्र थोड़ी बेचैनी के साथ सोने जाता है। हर रात वो अपने पलंग के साथ वाली खिड़की के बाहर झांकता कि आसपास काले सायों की कोई हलचल तो नहीं है, पर वो मीलों दूर से आ रही वो फैक्ट्रीज की टिमटिमाती रोशनी में सिर्फ अंधेरा ही देख पाता था। उसे पूनम की रातों में, अब ये महेंद्र की बात है, तो महेंद्र को पूनम की रातों में मिल्क वाइट लैंडस्केप, प्रकृति को देखना हमेशा से ही अच्छा लगता था। पर ईश्वरन की वो भूत वाली कहानी सुनने के बाद वो पूनम की रात को खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहता था। एक रात अपनी खिड़की के पास धीरे धीरे मंद मंद कर्राने की आवाज़ सुनकर वो नींद से जाग गया। पहले उसने सोचा कि ये चूहे की तलाश में फिरती हुई किसी बिल्ली की आवाज़ होगी, पर वो आवाज़ बिल्ली की हो ही नहीं सकती। गले से निकलती हुई आवाज़ थी वो। उसने बाहर झांकने की जिज्ञासा को ये सोचते हुए दबाया कि कहीं वो कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा दृश्य ना देख ले जिससे उसका हार्ट, उसका हृदय, उसको हार्ट फेल हो जाए। पर वो विलाप और ऊंचा होता गया और बिल्ली की आवाज़ से बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगा। अब वो अपने आप को रोक नहीं सका। खिड़की के लेवल तक झुककर उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। वहाँ ज़्यादा दूर नहीं, एक काला धुंधला साया एक गठरी पकड़े खड़ा था। महेंद्र के पसीने छूट गए और वो हाँफता हुआ वापस तकिए पर गिर गया। जब वो इस भयानक अनुभव से उभरने लगा तो वो अपने आप से तर्क करने लगा, अपने आप से ही अपने मन को समझाने लगा, और एंड में उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये उसके सबकॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन मन के द्वारा चली गई कोई चाल होगी, ये उसका वहम होगा। अगली सुबह जब तक वो उठा और नहा धोकर नाश्ता करने आया, तब तक पिछली रात का वो भयानक अनुभव वो भूल चुका था। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसके बैग और खाने के डिब्बे के साथ उसका स्वागत किया। जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था, ईश्वरन हंसा और बोला, साहब, याद है पिछले दिनों जब मैंने आपको हाथ में वो फोटस, वो भ्रूण लिए घूमने वाली उस भूत के बारे में बताया था, तो आप मुझसे नाराज़ हो गए थे। पर कल रात आपने खुद देखा ना, मैं आपके कमरे से आ रही रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता आया था। ये बात सुनकर महेंद्र की स्पाइन में एक शिहरन दौड़ गई। वो ईश्वरन का वाक्य पूरा होने तक नहीं रुका। वो अपने ऑफिस की तरफ भागा और इस भूतिया जगह को अगले ही दिन छोड़ने का संकल्प करते हुए उसने अपना रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आई होप आपको पसंद आया होगा।